स्वागत है। आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। मॉर्गन हाउसल की किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसके हिंदी अनुवाद से कुछ चीजें देखेंगे। हाँ। मकसद ये है कि समझें कि क्यों हमारे पैसे से जुड़े फैसले सिर्फ लॉजिक पर नहीं टिके होते। उसमें भावनाएं, अपने तजुर्बे, ये सब कैसे आ जाते हैं। किताब में किस्से भी बड़े मजेदार हैं। बिल्कुल। और ये किताब यही बताती है कि पैसे से हमारा रिश्ता कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ये सिर्फ मैथ्स या एक्सेल शीट का खेल नहीं है। हाँ। हमारी उम्मीदें हैं, हमारे डर हैं, दुनिया को हम कैसे देखते हैं, ये सब इसमें शामिल है। और कैसे अलग अलग लोगों के अनुभव उन्हें पैसे के बारे में बिल्कुल अलग सबक सिखाते हैं। जैसे वो कहानी थी ना, एक टेक एग्जीक्यूटिव जो सोने के सिक्के फेंक देता था समंदर में। हाँ, वो वाला। और दूसरी तरफ वो रोनाल्ड रीड, चौकीदार, जिसने चुपचाप लाखों डॉलर जमा कर लिए। कितना फर्क है ना। तो चलो इसी से शुरू करते हैं। हाँ। अनुभव वाली बात से। किताब कहती है कि पैसे के मामले में कोई बेवकूफ नहीं होता, बस सबके तजुर्बे अलग होते हैं। सही बात है। जैसे सोचो, कोई 1970 में पैदा हुआ, उसने अपनी जवानी में शेयर बाजार को करीब 10 गुना बढ़ते देखा होगा। हाँ। लेकिन जो 1950 में पैदा हुआ, उसने उसी उम्र में बाजार को ज्यादातर सपाट देखा। बिल्कुल। तो जाहिर है दोनों का नजरिया, उनका रिस्क लेने का अंदाज वो अलग होगा ही। और ये सिर्फ बाजार की बात नहीं है। नहीं। जैसे जिन लोगों ने बहुत ज्यादा महंगाई देखी है ना अपने शुरू के सालों में, हाँ, वो बॉन्ड वगैरह में पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं। तो साफ है, हमारे जो फाइनेंशियल फैसले हैं वो हमारी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारी जिंदगी के शुरुआती तजुर्बे कैसे रहे हैं, कहाँ पैदा हुए, कब हुए। हाँ, ये तय करता है कि हम कितना जोखिम लेंगे। ये तो बड़ी गहरी बात है। कैसे हमारा अतीत हमारे आज के फैसलों को शेप देता है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और चीज है पर्याप्त का चक्कर। इनफ का मतलब, हाँ, वो जॉन बोगल वाली कहानी, वैनगार्ड वाले। हाँ, उनकी पार्टी में लेखक थे जोसेफ हेलर। उन्होंने मेजबान अरबपति से कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके पास कभी नहीं होगा। और वो था इनफ का एहसास। बस इतना काफी है वाली फीलिंग। सही। ये कहानी यही दिखाती है कि जब कितना काफी है कि कोई हद नहीं रहती ना, तो गड़बड़ होती है। हाँ, तो लोग फिर खतरनाक रास्ते पर चल पड़ते हैं। जैसे रजत गुप्ता या बर्नी मैडोफ, वो तो पहले ही हद से ज्यादा कामयाब थे। बिल्कुल। सोचो उनके पास क्या नहीं था, फिर भी और ज्यादा कमाने के चक्कर में सब दांव पे लगा दिए। सब कुछ। ये एक तरह की चेतावनी है कि अगर आपका गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहे तो आप खुद को बर्बाद करने वाले रिस्क भी ले सकते हैं। ये इनफ को डिफाइन ना कर पाना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तो फिर अमीर बनना एक बात हुई, लेकिन अमीर बने रहना वो शायद ज्यादा मुश्किल है। हाँ, किताब तो यही कहती है, ये दो बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, अमीर बनने के लिए शायद आपको रिस्क लेना होगा, आशावादी होना होगा। लेकिन अमीर बने रहने के लिए शायद ठीक इसका उल्टा चाहिए। मतलब? थोड़ी कंजूसी और ये डर कि जो कमाया है वो जा भी सकता है। वो जेसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मिन्स्की की कहानी है ना? हाँ, सुना है। दोनों ने बहुत पैसा बनाया, लेकिन 1929 की मंदी आई तो उसे संभाल नहीं पाए। शायद उनमें वो बने रहने वाला हुनर कम था। लिवरमोर ने तो एक दिन में अरबों कमाए थे आज के हिसाब से। हाँ, और फिर सब गंवा दिया। तो लगातार सही चलते रहना जरूरी है, सिर्फ एक बड़ी जीत काफी नहीं होती। बिल्कुल सही। और यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू आता है, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, वॉरेन बफे वाला उदाहरण। एग्जैक्टली। उनकी ज्यादातर वेल्थ तो 50 साल के होने के बाद बनी है। ये बात वाकई चौंकाती है। हम सब उन्हें महान निवेशक मानते हैं, पर राज सिर्फ अच्छे रिटर्न में नहीं है। राज है टिके रहने में, इतने लंबे समय तक। वो बचपन से ही निवेश कर रहे हैं। अच्छा। इसकी तुलना आप जिम साइमंस से करें। उनका रिटर्न बफे से कहीं ज्यादा था, करीब 66% सालाना, बफे का 22%। बाप रे। फिर भी संपत्ति कम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने निवेश बहुत बाद में शुरू किया, 50 की उम्र में। तो समय नहीं मिला कंपाउंडिंग को। हाँ, समय कम मिला। ये बिल्कुल वैसा है जैसे वो आइस एज वाला उदाहरण दिया किताब में, बर्फ वाला युग। हाँ, वो कोई एक बहुत ठंडी सर्दी से नहीं बना, बल्कि लगातार कई सालों तक गर्मियां थोड़ी कम गर्म होती रहीं। बस छोटे लगातार बदलाव, धीरे धीरे बर्फ जमती गई। बिल्कुल। कंपाउंडिंग ऐसे ही धीरे धीरे काम करती है, इसलिए हमें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं होता। धैर्य और समय यही सबसे जरूरी है। ये सब देखकर लगता है कि भविष्य कितना अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। सही। तो शायद इसीलिए वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
मतलब गलती की गुंजाइश रखना जरूरी है, बेंजामिन ग्राहम वाली बात है। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसका मतलब बस ये है कि आप मान कर चलें कि चीजें गलत हो सकती हैं। आपकी प्लानिंग एकदम परफेक्ट नहीं होगी, बुरी किस्मत आ सकती है, तो उसके लिए पहले से थोड़ी जगह बना कर रखो। किताब में वो वर्ल्ड वॉर 2 का उदाहरण है। कौन सा? जर्मन टैंकों का। उनके बिजली के तारों को चूहों ने कुतर दिया। क्या बात कर रहे हैं, चूहों ने? हाँ, अब ये कौन सोच सकता था? ये है अप्रत्याशित रिस्क, अनएक्सपेक्टेड। तो मतलब कितनी भी अच्छी प्लानिंग हो, कोई ना कोई ऐसी चीज हो सकती है जो सब गड़बड़ कर दे। बिल्कुल। इसलिए तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एक झटका लगे भी तो आप पूरी तरह से खेल से बाहर ना हो जाए। आपको सटीक भविष्यवाणी नहीं करनी। नहीं, बस ये मानकर चलना है कि गड़बड़ होगी और उसके लिए तैयार रहना है, बफर रखना है। ठीक है। और आखिर में एक और चीज है जिसका बहुत असर होता है, कहानियां, नैरेटिव्स। हाँ, ये बहुत पावरफुल चीज है। वो एलियन वाला उदाहरण बड़ा सही था कि अगर कोई एलियन 2007 में धरती देखे, फिर 2009 में देखें, हाँ। तो उसे बिल्डिंगें, फैक्ट्रियां, लोगों का ज्ञान सब वैसा ही मिलेगा, शायद थोड़ा बेहतर ही। हाँ, फिजिकली कुछ खास नहीं बदला था। लेकिन 2009 में इकोनॉमी तबाह थी। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों की कहानियां बदल गई थीं, जो कहानियां वो खुद को सुना रहे थे। 2007 में कहानी थी घर की कीमतें हमेशा बढ़ेंगी, बैंक बिल्कुल सेफ है। हाँ। 2009 में वो कहानी टूट गई, भरोसा खत्म हो गया। इकोनॉमी और बाजार अक्सर फैक्ट से ज्यादा लोगों के विश्वास, उनकी कहानियों पे चलते हैं। और हम उन कहानियों पर आसानी से यकीन कर लेते जो हम सुनना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल, जो हमें अच्छी लगती हैं या जिनसे हमें फायदा लगता है। तो कुल मिला के देखें तो ये किताब यही बताती है कि पैसा सिर्फ नंबर गेम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसान के बर्ताव, उसकी सोच, उसकी कहानियों से बहुत गहराई से जुड़ा है। निश्चित रूप से। और अगर हम ये समझ जाएं कि हम खुद और दूसरे लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, तो शायद हम बेहतर फैसले ले पाएंगे। ये हमें याद दिलाता है कि जो हमारा तजुर्बा है, जरूरी नहीं कि वही दुनिया की पूरी सच्चाई हो। और वो इनफ वाली बात, मतलब कितना काफी है, ये खुद तय करना कितना जरूरी है। और ये सोचने पर मजबूर करता है, थोड़ा रुककर, हम अपने पैसे के बारे में खुद को कौन सी कहानियां सुना रहे हैं? क्या वो हमें फायदा पहुंचा रही हैं या उन चीजों से दूर ले जा रही हैं जो असल में हमारे लिए मायने रखती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार मिलते हैं।